हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है वेव्स एडुकेयर में। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं 22 दिसंबर 2021 में जो पेपर ऑनलाइन हुआ था सीटेट का, उसका दोस्तों 30 क्वेश्चन सीडीपी का। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं 16 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर का हमारा पेपर जो हुआ है दोस्तों सीडीपी ईवीएस मैथ्स, ये हो चुका है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के सेशन में 22 दिसंबर का हम सीडीपी करेंगे 30 मार्क्स का। पेपर 1 दोस्तों है, पेपर 1 में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आगे फ्रेंड्स देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट वो क्या है। देखिए यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों में आप देख सकते हैं, विच डोमेन ऑफ डेवलपमेंट रिलेट्स टू इंटेलेक्चुअल, यानी कि कौन सा डेवलपमेंट का डोमेन है जो रिलेटेड है इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ से, जैसे अटेंशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, इससे रिलेटेड है। तो देखिए फ्रेंड्स, यानी प्रॉब्लम सॉल्व करने का, मेमोरी, अटेंशन, ये सब जो चीज़ें हो कहीं ना कहीं कॉग्निशन से है, यानी कि जो स्मृति है, ध्यान है, समस्या समाधान, कल्पना, रचना करने से जो हमारा डोमेन है वो सामाजिक तो नहीं है, संवेदनात्मक, यानी कि इसमें तो भावनाएं नहीं है, संज्ञान है। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन हो जाएगा संज्ञानात्मक क्षेत्र। आगे देखते हैं सेकंड में दोस्तों क्या है कि सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने एवं कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया। अब यहाँ पर देखिए, कमीज का बटन बंद करना है ना, कलम पकड़ना, ये महीन चीज़ हो गया है ना, फाइन मोटर स्किल उसको बोला जाता है। और पहले गिलास पकड़ना, बोतल पकड़ना, इसको ग्रॉस मोटर स्किल बोला जाता है। तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है। विकास एक आयामी है, विकास की दिशा शीर्षगामी है, विकास की दिशा अधोगामी है, और आगे ऑप्शन है विकास का क्रम अनिश्चित है। तो इसमें से देखिए फ्रेंड्स, यानी कि ये जो हमारा एग्जाम्पल है, या ये संकेत करता है प्रॉक्सिमो डिस्टल की तरफ, यानी इसको बोलते हैं अधोगामी। ठीक है, अधोगामी। तो ये आपका हो जाएगा थर्ड। आगे हम देखते हैं थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है। किसका परिणाम है? केवल आनुवंशिकता का, केवल वातावरण का, विद्यालय और शिक्षा का। तो देखिए फ्रेंड्स, जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी एंड आपका सोसाइटी, यानी वातावरण, इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी, दोनों का ये प्रोडक्ट होता है डेवलपमेंट। तो ये आपका हो जाएगा चौथा ऑप्शन। आगे हम देखते हैं 4, इसमें है आपका निम्न में से कौन सा कारक समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं है। अब देखिए, समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं है। देखिए, परिवार तो प्राथमिक कारक होते हैं, आस पड़ोस भी होता है, समकक्षी भी हो जाएगा, और यहाँ पर प्राथमिक कारक सरकार नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 4, क्योंकि आपसे नहीं पूछा गया है, तो 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हम देखते हैं 5, हाइंस की दुविधा पर, यानी कि ये आपने देखा होगा ना कि हिंज डेलीनेमा, यानी कि इसको बोलते हैं डेलीमा किसको बोलते हैं? दुविधा को, यानी कि कोई ऐसी परिस्थिति में फंस जाना जहाँ पर क्या दोनों, मतलब एक गलत है लेकिन किसी दूसरे एस्पेक्ट में देखा जाए तो सही भी है। जैसे हिंस जो था उसमें क्या हुआ था, उसकी पत्नी बीमार थी, वो दवा चोरी करने गया था, तो दवा चोरी किया तो ये गलत है, लेकिन उसकी पत्नी मर जाती है अगर दवा चोरी करके नहीं लाता, तो ये क्या है? डेलीमा इसको बोलते हैं, यानी कि दुविधा। पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है। यानी ये पूछा जा रहा है कि हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है। नैतिक विकास, सामाजिक विकास, मनोविज्ञान, व्यक्तिगत। देखिए, जो लॉरेंस कोहलबर्ग होते हैं नैतिक विकास की बात करते हैं, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन है 6, इसमें फ्रेंड्स क्या है कि 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत करती है, यानी कि जो बटन बड़ा है, छोटा है, उसके हिसाब से वो समूह बनाकर उसमें एकत्रित करती है, फिर उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित करती है। किसी में 2 छेद है, किसी में 4 छेद है, उसके अकॉर्डिंग उसको फिर से वो अलग अलग करती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के किस क्षेत्र में? अब देखिए, पूर्व संक्रियात्मक में है, या अमूर्त संक्रियात्मक, या मूर्त संक्रियात्मक, या संवेदी चालक। तो देखिए, ये तो होगा नहीं है, संवेदी चालक में तो बच्चा ऐसा कर ही नहीं पाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब फ्रेंड्स, आपका बच गया
यहाँ पर 3। तो देखिए पूर्व संक्रियात्मक में बच्चा वर्गीकरण नहीं कर पाता है, तो ये भी नहीं होगा। अमूर्त में तो बच्चा का जो हाइपोथेटिकल थॉट वगैरह होता है वहाँ पर बात की जाती है, तो यहाँ मूर्त संक्रियात्मक हो जाएगा, क्योंकि बच्चा सामने जो बटन है उसको देख करके वो क्लासीफाई कर पा रहा है, तो क्लासिफिकेशन जो आता है वो मूर्त संक्रियात्मक में आता है। चलिए आगे हम देख लेते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि जब बच्चे अपने अनुभव को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको कहते हैं समाहित करना। अब देखिए पहले से जो भी उनके पास स्कीमा है उसमें नए एक्सपीरियंस को क्या कर रहे हैं, उसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यानी कि समाहित करने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर आपका हो जाएगा आत्मसातीकरण, यानी आत्मसात करना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, समायोजन का मतलब होता है उसमें नई चीज़ें ऐड करना, ठीक है। आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, लेव वायोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को डैश कहा जाता है, क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना के संदर्भ में होता है। अब देखिए सीखने के संदर्भ में यानी कि सामाजिक संस्कृति, लेव वायोस्की का जहाँ नाम आएगा दोस्तों ये सामाजिक संस्कृति की बात करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 3rd। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 9, इसमें फ्रेंड्स क्या है कि जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है, तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है। तो देखिए यहाँ पर किसी बच्चे को आप मान लीजिए थोड़ा हेल्प कर रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, तो हिंट को बोला जाता है पाड़, यानी स्कैफ फोल्डिंग। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा पाड़, इसको हिंदी में बोलते हैं पाड़, इंग्लिश में स्कैफ फोल्डिंग। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एक प्रगतिशील कक्षा में, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होगा, शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होगा, तो बिल्कुल नहीं, ये तो प्रगतिशील कक्षा का निशानी ही नहीं है। योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है, विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, अध्यापक दंड और पुरस्कार, जहाँ देखिए काट दीजिए, अब बच गया 2, तो इसमें से आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, यानी कि विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ये आपका हो जाएगा प्रगतिशील कक्षा में बच्चे क्या होते हैं, एक्टिव रहते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं 11 में क्या है, डैश बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों के मनोदशा, स्वभाव और आशयों को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, यानी अंतर व्यक्तिगत बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों की मनोदशा। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आपको ध्यान देने की है, एक तो खुद के बारे में जानना, खुद से बात करना, खुद को समझना, ठीक है, और दूसरा एक होता है दूसरों के स्वभाव को समझना, पहचानना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है, एक होता है इंटरपर्सनल और एक होता है इंट्रापर्सनल। तो इंटरपर्सनल अंतर व्यक्तिगत, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, दूसरों के स्वभाव को पहचानना, ये इंटरपर्सनल यानी अंतर व्यक्तिगत होता है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। लेकिन खुद के बारे में जानना, खुद के स्वभाव को पहचानना, ये इंट्रापर्सनल होता है, अंतरा व्यक्तिगत, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं 11 का आपका आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि दूसरे के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, अगर खुद के बारे में पूछा जाता तो इंट्रापर्सनल होता। आगे हम देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए, तो बिल्कुल ये रखती है। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में, ऐसा बिल्कुल नहीं कि एक ही भाषा में पढ़ाया जाए। शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम का प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित करती है, निगेटिव वर्ड हो गया। बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देती, आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि वो बोलती हैं कि बच्चों को स्थानीय भाषा या घर का जो भाषा है उसमें पढ़ाया जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं 13 में फ्रेंड्स हमारा क्या है, एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कियों को प्राथमिकता देते हैं और संगीत प्रतियोगिता के लिए, देखिए बैडमिंटन की प्रतियोगिता के लिए लड़कों को प्राथमिकता देते हैं और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देते हैं। तो ये किसको सूचित करता है, जेंडर रूढ़िवादिता, यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। अब यहाँ पर आपका 4th हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 14 क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है, यानी कि CCE मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना, शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना, बच्चों को समय समय पर परीक्षण करना, उनको श्रेणीबद्ध करना। ये देखिए श्रेणीबद्ध करना, तो ये निगेटिव हो गया। शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना, बिल्कुल हम बच्चे को अगर सिखा रहे हैं उसी के साथ मतलब कि शिक्षण कराए, मतलब ऐसा नहीं कि अलग से कोई। तो यहाँ पर आपका तीनों ऑप्शन सही हैं, एक को छोड़कर। 3rd आपका सही नहीं है। 1st, 2nd, 4th, 1st, 2nd, 4th देखिए पहले ऑप्शन में मिल गया आपको।
आगे देखते हैं 15 में क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए। मुख्य रूप से रटने जहाँ आ गया इसको काटिए। केवल विषय वस्तु, केवल देखिए विषय वस्तु पर नहीं, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन। विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक, यहाँ भी देखिए केवल संज्ञानात्मक, ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। अब फ्रेंड नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन 16 नंबर है, भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये तो नहीं है। निःशक्त व्यक्ति यानी समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, इसमें से कौन सा उन्होंने निःशक्त व्यक्ति यानी कि पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशंस एक्ट, यानी कि आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 2, इसको पारित किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं 17 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षाओं में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है। समावेश यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए शिक्षा केवल मानक और एक ही तरह की भाषा का प्रयोग, ये बिल्कुल नहीं होगा। शिक्षक कुछ जाति समूहों के बच्चों को, कुछ जाति समूह का क्यों, सबका ध्यान रखना है। शिक्षक को विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं होती है, तो ऐसा नहीं होगा। शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करती है, हाँ बिल्कुल, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 18 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है। अब देखिए प्रतिभाशाली जो छात्र होते हैं वह कैसे होते हैं, शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं, सतर्क हैं और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं, त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो इसमें से जो बच्चे हैं प्रतिभाशाली होते हैं उनका फ्रेंड्स तीनों कहीं ना कहीं गुण तीनों होता है उनमें, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3rd जो कि तीनों हैं। अब हम देख लेते हैं 19 में क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है। यानी कि दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं जिनको अच्छे से दिखाई नहीं देता है, तो इसमें से कौन सा जो समावेशन है वो प्रभावशाली नहीं है। देखिए प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना एवं पढ़ना, देखिए जो बच्चे देख नहीं सकते हैं तो हम बोलना एवं पढ़ाना बोल करके पढ़ा रहे हैं, तो ये तो बेटर ही होगा। 3 आयाम यानी 3 डायमेंशनल नक्शे और चार्ट का प्रयोग करेंगे, ये भी अच्छा होगा इनके लिए। ऐसे किताब और बोर्ड जिनको छुआ या महसूस किया जा सकता है, तो ये भी इनके लिए हेल्प होगा। दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर के उपयोग, अब देखिए अब कोई चीज़ हम बच्चे को मतलब दिखाएंगे विजुअल, यानी कि दृश्यात्मक का मतलब कि विजुअल प्रेजेंटेशन अगर देंगे तो बच्चे तो देख ही नहीं सकते हैं, उनको दिखाई नहीं देता है, तो उनके लिए ये क्या होगा, बेटर नहीं होगा। तो नहीं आपसे पूछा गया है, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे देखते हैं 20 में फ्रेंड्स क्या है, जो हमारा क्वेश्चन है वो है शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराना चाहिए। बिल्कुल अलग अलग मतलब कि विधि उन्हें बताना चाहिए, तो ये बात तो सही है। दूसरा, सभी बच्चे में सीखने की क्षमता होती है, सही बात है, सभी बच्चे में सीखने की क्षमता होती है। तो कहीं ना कहीं आपका जो पहला स्टेटमेंट है उसका दोस्तों व्याख्या दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा 1st, यानी ए और आर दोनों सही है, और आर जो है यानी कि बी जो है ए का सही व्याख्या भी करता है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट 21 में क्या है, एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकती है। ध्यान से समझिएगा, वो क्या यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना है। बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है मतलब वो अपनी गलती को कभी नहीं मानती है कि अगर हम असफल हैं तो हमारी गलती नहीं हो सकती है, बाहरी चीज़ों को मानती है। तो इसमें से वो अपनी असफलता का कारण किससे बताएगी, योग्यता का कमी, ये तो बिल्कुल नहीं मानेगी, क्योंकि वो अंदर की कोई चीज़ों या अपने अंदर कमी को नहीं समझती है, वो बाहरी चीज़ों को, तैयारी की कमी ये भी नहीं समझेगी। त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बुरी किस्मत, तो देखिए किस्मत को भी नहीं, यहाँ पर जो दोस्त देगी, 1 मिनट नहीं पूछा गया है ना, तो इसमें जो दोस्त देगी फ्रेंड्स वो किसको देगी, बुरी किस्मत, यानी किस्मत को देगी। ये तीनों चीज़ क्या हो गया, इंटरनल, लेकिन वो एक्सटर्नल चीज़ों को असफलता का कारण समझती है, तो बुरी किस्मत, वो बोलेगी यही कि किस्मत हमारा ख़राब था। चलिए आगे हम बात करते हैं 22 का। 22 में फ्रेंड्स क्या है, देखिए 22 में जो हमारा क्वेश्चन है
प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? क्या यहाँ पर पूछा गया है? एक प्रगतिशील कक्षा में प्रभावी वातावरण का निर्माण हमें करना है तो किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा? अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि। अब देखिए, जो भी अन्वेषण है उसको प्रोत्साहित करने के लिए जो सामग्री है उसको व्यवस्थित करना, तो ये तो बात फ्रेंड्स सही है। दूसरा, जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके। एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को समूह रखना, ये गलत है। देखिए, एक समान मतलब कि वर्गीकरण हम नहीं कर सकते हैं, समूह नहीं बना सकते हैं, ठीक है। आकलन की भिन्न भिन्न विधियाँ, ये सही है, ये सही है, ये सही है। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ जिसमें है वो आपका हो जाएगा सही ऑप्शन, यानी कि थर्ड। आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स 23, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है? सहगामी अधिगम युक्ति है। अब देखिए, कोऑपरेटिव लर्निंग ढालना, क्रमबद्धता, सामाजिक पृथक्करण, पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। तो इसमें से कौन सा आपका हो जाएगा? यानी फ्रेंड्स, पारस्परिक रूप से प्रश्न करना, ये हो गया ना सहयोगी, एक दूसरे को क्या करेगा? कोऑपरेट करेगा। 24 देखते हैं। 24 में क्या है? मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न धारिता वाले बर्तन दिए। फराह ने अपने विद्यार्थियों को कोड़े को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं पर मानस मंथन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? देखिए, व्यवहारवाद, रचनावाद, अस्पष्ट अनुदेशन, सक्रिय अनुकूलन, यानी कि किसका ये प्रयोग कर रहे हैं? तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा रचनावाद। कंस्ट्रक्टिविस्ट जो क्लासरूम होता है वहाँ पर ऐसी चीज़ें करवाई जाती हैं। आगे हम बात करते हैं 25 में क्या है कि शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखा जाए तो दोनों लाइनें सही है, क्योंकि शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों में सामाजिक संवेदनात्मक आवश्यकताओं पर भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जो संवेग है ये भी संज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए, पहला का दूसरा क्या कर रहे हैं? व्याख्या भी कर रहे हैं, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। आगे हम देखते हैं 26, इसमें है शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा दी गई त्रुटियों को समझना। निम्न में से क्या है? शैक्षणिक कार्य में जो बच्चे गलती कर रहे हैं, जो भी उनको होमवर्क दे रहे हैं उसमें गलतियां कर रहे हैं, तो उन मतलब कि त्रुटियों को, जो गलती है उसको समझना निम्नलिखित में से क्या है? केवल विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमता का आकलन करने में प्रासंगिक है। तो जहाँ केवल लग गया ये आपका ऐसे गलत हो गया, ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया में केवल शिक्षा दक्षता, शिक्षा के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने का प्रासंगिक है। शिक्षण या सीखने से संबंधित किसी भी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। यानी कि आपके यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा थर्ड। आगे हम बात करते हैं 27 में क्या है? निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? परासंज्ञान, विश्लेषण, मनन। समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? यहाँ पर आप देख सकते हैं परासंज्ञान, क्या क्या ऑप्शन दिया गया है? परासंज्ञान दिया गया है और विश्लेषण। देखिए, समालोचनात्मक चिंतन अगर आप कर रहे हैं तो इसमें विश्लेषण की बात ही नहीं है ना। तो यहाँ पर आपका लेकिन नहीं फ्रेंड्स, ये पूछा गया है क्या क्या शामिल है समालोचनात्मक चिंतन में। परासंज्ञान हो जाएगा, विश्लेषण हो जाएगा, मनन हो जाएगा, ये आपका तीनों हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट आपका हो जाएगा। मनन तो होगा ही, परासंज्ञान तो होगा ही, लेकिन इसमें विश्लेषण भी होगा, है ना। अपने मन के ही अंदर उसको हम विश्लेषण कर रहे हैं, तो ये आपका हो गया तीनों ऑप्शन। आगे हम देखते हैं 28 में क्या है? अनीता जो कि चौथी कक्षा की अध्यापिका है, ठीक है, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे हैं। मतलब आप ध्यान से समझिएगा, चौथी कक्षा को पढ़ाती है अनीता और अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहाँ पर बहुत तरह के विद्यार्थी हैं, विषय में उकताहट महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? जहाँ कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे हैं जो विषय में उकताहट महसूस कर रहे हैं, तो उसे क्या करना चाहिए? एज ए टीचर क्या करना चाहिए? इन विद्यार्थियों की अनदेखी करें, ये बिल्कुल नहीं होगा, तो आपका तो ये ऑप्शन ऐसे गलत हो जाएगा। इन विद्यार्थियों को दंडित करें, ऐसा नहीं। पाठ के विषय वस्तु को पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतन करें। मान लें कि विद्यार्थी सीखने के लिए सक्षम नहीं है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्लियर कट आपका जो ऑप्शन है वो थर्ड आपको दिख रहा है, सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 29 में फ्रेंड्स क्या है?
किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए आंतरिक रूप से इंटरनल मोटिवेशन की यहाँ पर बात की गई है। मोटिवेशन टॉपिक से क्वेश्चन है। जो विद्यार्थी पहले कार्य खत्म कर लेंगे उन्हें 5 सितारे मिलेंगे, तो ऐसा नहीं, ये तो बाहर ही हो गया मोटिवेशन। मैं देखती हूँ कि कौन प्रथम आता है आती है और कौन सबसे अधिक स्मार्ट है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका ये भी नहीं होगा। इस पर काम करना कितना मज़ेदार है। चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि से क्या क्या सीख सकते हैं। देखिए ये इंटरनल हो गया, यानी कि आपका थर्ड हो जाएगा। चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। वे विद्यार्थी जो जल्दी इस काम को पूरा नहीं करते उन्हें खेल सत्र में खेलने के लिए नहीं जाने दूंगा, तो ये तो हो गया बाहरी, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स 30 और लास्ट हमारा ये क्वेश्चन है, सीखने की गति है पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर ये निर्भर करेगा, तो ऐसा नहीं है। पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर तो नहीं, व्यक्तिगत और पर्यावरण दोनों का ये पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करेगा, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स हमने आज किया 30 क्वेश्चन सीटीपी का 30 मार्क्स का, और ये हमारा 22 दिसंबर का पेपर था 2021 में जो ऑनलाइन पेपर हुआ था उसका। तो ये इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा फ्रेंड्स। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ CBS। इस तरह से 30 क्वेश्चन का हमारा ये सीरीज चल रहा है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत सारे फ्रेंड्स को हेल्प मिलेंगे फ्रेंड्स अगर आप शेयर करेंगे तो, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि किस प्रकार से हमें कहाँ से PYQ अपलोड करना है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है पेपर है उसको हम डाउनलोड करें या हम उसको कैसे आंसर की के साथ मैच कराए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे। थैंक यू।